आज हम सुनेंगे कैसे बाबा की कहानी खुद को भगवान शिव का रूप बताता था। वो एक सेल्फ प्रोक्लेम गॉड था और खुद को गॉड मैन की उपाधि देता था। वो ये भी क्लेम करता था कि उसके पास तीसरी आंख है, तीसरी आंख जो सिर्फ भगवान शिव के पास है। वो बहुत सी कंट्रोवर्सीज में फंसा, बहुत से उसके ऊपर अलग अलग देशों से अलग अलग लोगों ने बहुत से इल्जाम लगाए, लेकिन फिर भी भारत में रहकर वो भारत की सीआईडी जैसी संस्था को चकमा देकर के छोड़कर चला गया और बाहर जाकर के अपना एक नया देश बनाया। ना सिर्फ उसने एक नया देश बसाया, बल्कि उसको इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्निशन दिलाने की पूरी कोशिश की। मैं बात कर रही हूँ बाबा नित्यानंद की। बाबा नित्यानंद जो हमेशा ही कंट्रोवर्सीज में फंसे रहे। बाबा नित्यानंद का जन्म 1 जनवरी 1978 को तिरुवन्नामलाई केरला में हुआ था। उनके पिता बिल्कुल ही साधारण इंसान थे। वो ये एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। उनके पिता एक किराने की दुकान चलाया करते थे, उनकी माँ हाउस वाइफ थी और बाबा नित्यानंद के अलावा उनके घर में उनके 2 भाई और मौजूद थे। मतलब कुल जमा नित्यानंद की फैमिली में 5 लोग थे। तो धीरे धीरे नित्यानंद बड़े होने लगे और अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा उन्होंने केरला से कंप्लीट किया। इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल गुरु के डेथ के बाद ये बैंगलोर चले आए और बैंगलोर में आकर उन्होंने अपना पहला आश्रम खोला। अब अपना पहला आश्रम खोलने के साथ ही सन 2003 में बाबा नित्यानंद ने अपने आश्रम की दूसरी ब्रांच खोली यूएसए लॉस एंजलिस में। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब धीरे धीरे उनके नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब भारत में और भारत के बाहर भी बहुत सारे फॉलोअर्स बनने लगे। नित्यानंद अपने प्रवचनों में बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर अपनी शक्तियों का बखान किया करते थे। वो अपने प्रवचन में ये भी कहा करते थे कि उन्होंने सनराइज को एक बार 40 मिनट से डिले कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि जो उनके पास थर्ड आई है, जो तीसरी आंख है, जैसे भगवान शिव के पास है, उसके थ्रू वो दीवार के आर पार भी देख सकते हैं। बाबा नित्यानंद ने ये भी क्लेम किया कि बहुत से ब्लाइंड बच्चों को अपने शक्तियों के द्वारा उन्होंने क्योर किया है। अब ये बात कितनी सच है ये बाबा नित्यानंद ही जान सकते हैं। 2004 तक बाबा नित्यानंद ने कई सारी किताबें लिखी। लगभग 500 से ज्यादा बुक्स बाबा नित्यानंद लिख चुके थे। साल 2010 तक बाबा नित्यानंद के बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हो गए थे। बाबा नित्यानंद का काम बिल्कुल सही चल रहा था। बाबा नित्यानंद की मुश्किलें बढ़ी साल 2010 में, जब उनके ही ड्राइवर लेनिन ने सन टीवी को एक वीडियो फुटेज दी जिसमें बाबा नित्यानंद अपनी ही फॉलोवर के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पाए गए। वीडियो को एनालाइज किया गया तो जो लेडी बाबा नित्यानंद के साथ थी उसको आइडेंटिफाई किया एज रंजीता जो कि तमिल फिल्म में एक एक्ट्रेस थी। अब सन टीवी ने इस फुटेज को बहुत चलाया, ये फुटेज वायरल हो गई। लेनिन ने ये भी बताया कि बाबा लगातार उसको मारने की धमकी दे रहे हैं। साल 2010 में ही यूएसए की एक सिटीजन आरती राव ने बाबा नित्यानंद पर आरोप लगाया कि साल 2004 से 2009 तक बाबा नित्यानंद ने उसके साथ रेप किया है, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। उससे पहले तो आरती राव ने लॉस एंजलिस पुलिस से इस बात की कंप्लेंट की, लेकिन जब लॉस एंजलिस पुलिस ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कर्नाटक पुलिस से आरती राव ने कंप्लेंट की और कर्नाटक पुलिस ने इस पर इमीडिएट एक्शन लिया। बाबा नित्यानंद ने अपने डिफेंस में ये कहा कि आरती राव अपने एक दोस्त के साथ उसकी एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के क्योर के लिए आई थी और अब वो मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही है। धीरे धीरे ये केस चलता गया और सीआईडी ने ये केस अपने हाथों में ले लिया। 2010 के जून महीने में बाबा नित्यानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए। जब एक रिपोर्टर ने बाबा नित्यानंद से उनके ऊपर लगे हुए रेप चार्जेस के बारे में पूछा तो बाबा नित्यानंद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उस रिपोर्टर के साथ बाबा नित्यानंद की हाथापाई भी हो गई। अब इस इंसिडेंट के बाद बाबा नित्यानंद को अरेस्ट कर लिया गया और 52 दिनों तक 52 डेज तक बाबा नित्यानंद जेल में भी रहे। जेल से आने के बाद बाबा नित्यानंद ने ये क्लेम किया, जब मैं 12 वर्ष का था तब की मेरी बॉडी में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिसकी वजह से मैं ना तो रहा ना नारी, मतलब ना तो मैं पुरुष हूँ ना तो मैं महिला हूँ। मैं किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्टिविटी को करने के काबिल ही नहीं हूँ। तो मेरे पर जो भी ये रेप के चार्जेस लगाए गए हैं सारे फेक है, क्योंकि मैं ऐसी कोई एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। अब इसी बीच बाबा का काम भी चलता रहा और बाबा अपने आश्रम को फैलाने में लगे रहे। नित्यानंद ने योगिनी सर्वज्ञ नाम का एक आश्रम खोला जो कि गुजरात में मौजूद था। 2019 में बेंगलुरु के एक कपल ने बाबा पर एक इल्जाम लगाया कि उनके 2 बच्चों को बाबा ने अपने गुजरात के आश्रम में शिफ्ट कर दिया है बिना पेरेंट्स की परमिशन से। कपल ने बाबा के खिलाफ कोर्ट में एक लिटिगेशन फाइल कर दी और अपने बच्चों की कस्टडी बाबा से मांगी। कोर्ट ने बाबा नित्यानंद को बुलाया, लेकिन बाबा नित्यानंद एक भी बार कोर्ट में अपेयर नहीं हुए। इस वजह से गुजरात पुलिस को ये केस सौंप दिया गया और गुजरात पुलिस ने बाबा नित्यानंद को ढूंढने की बहुत कोशिश की। थोड़े दिनों बाद गुजरात की पुलिस इस इंफॉर्मेशन के साथ बाहर आई, ऐसा हो सकता है कि बाबा नित्यानंद भारत छोड़कर भाग गए। बाबा नित्यानंद को ढूंढने के लिए पुलिस ने इंटरपोल से भी कांटेक्ट किया। दिसंबर 2019 में फ्रांस के डिवोटी ने बाबा पर यह आरोप लगाया कि नित्यानंद उससे $4 लाख ऐड करके भाग गया है और उसे नित्यानंद के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। नित्यानंद को खोजने की जद्दोजहद पुलिस करी रही थी, तभी एक वेबसाइट सामने आई। खोजने की जद्दोजहद चली रही थी तभी एक वेबसाइट सामने आई जिसमें एक इक्वाडोर के एक आइलैंड पर बाबा नित्यानंद ने एक ऐसी कंट्री बनाने का दावा किया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑफ कैलाश। अब इस यूनाइटेड नेशन ऑफ कैलाशा में वो सारी चीजें थी जो एक कंट्री में होती है, जैसे कि उनका अपना एक अलग फ्लैग था, उनके पास एक अपना नेशनल एम्बलम था, वो अलग से इस कंट्री के लिए वीजा दिया करते थे।
सन 2020 में यूनाइटेड नेशन ऑफ कैलाशा जाने के लिए फ्लाइट सिर्फ बाबा नित्यानंद ने अनाउंस की थी। अब यहाँ पर इंटरपोल को बाबा के लिए एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का, उसके बाद सीआईडी ने इंटरपोल को बाबा के खिलाफ एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात की कि बाबा के बारे में सब कुछ पता लगाया जा सके। इक्वाडोर के एडमिनिस्ट्रेशन से इसके बारे में बात की गई तो इक्वाडोर ने ऐसी किसी भी कंट्री के एग्जिस्टेंस से बिल्कुल भी साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे जब इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब ये पता चला बाबा नित्यानंद भारत को छोड़ने की प्लानिंग साल 2012 से ही कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि वो अपनी हरकतों के बारे में पता था और उनको ये भी पता था कि एक ना एक दिन वो जरूर इस जाल में फंसेंगे। इस वजह से वो पहले से ही तो छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सन 2023 में बाबा नित्यानंद ने अपने एक एक्ट से पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया जब 24 फरवरी को यूनाइटेड नेशन द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन ने जनरल डिस्कशन का नाम दी। इसका लिंक भी अपनी वेबसाइट पर मेंशन किया। इसमें यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि किसी भी देश को अगर ऐसा लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा और उसके सिटीजन के साथ किसी भी तरह की एट्रोसिटीज हो रही हैं तो वो कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी बात रख सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हर तरीके से या यूनाइटेड नेशन हर तरीके से उस कंट्री की मदद करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑफ कैलाशा के 7 मेंबर पहुंच गए और अब इस ग्रुप को, इस डेलीगेशन को लीड किया विजय प्रिया नित्यानंद नाम की एक लेडी ने। बिल्कुल भगवा रंग के कपड़ों में थी, बिल्कुल सादगी के भेष में थी। उनके हाथ पर नित्यानंद का टैटू भी था। उन्होंने अपनी फ्लुएंट इंग्लिश में अपनी बात यूनाइटेड नेशन में रखी और ये कहा कि इक्वाडोर ने उनकी बनाई हुई कंट्री में ही नित्यानंद को किसी भी तरह की पब्लिक स्पीकिंग से रोक रखा है। बाबा नित्यानंद अपनी ही कंट्री में बंधक बना लिए गए हैं और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूनाइटेड नेशन ऑफ कैलाशा को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑफ कैलाशा के सिटीजन को उनके अधिकार दिलाने चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जेनेवा में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही बाबा नित्यानंद का ट्विटर पे एक ट्वीट भी आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑफ कैलाशा इन जेनेवा। तो यहाँ से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में फिर से हलचल मच गई बाबा नित्यानंद के नाम को लेकर के। पुलिस के सत्ते में आ गई कि बाबा नित्यानंद आज भी इक्वाडोर में मौजूद है और अपनी सारी एक्टिविटीज को वहीं से चला रहे हैं। बाबा नित्यानंद के जितने भी फॉलोअर्स थे वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर के एनजीओ के नाम पर अलग अलग कंट्री से अलग अलग तरह की ट्रीटीज करते और ताकि वो यूनाइटेड नेशन ऑफ कैलाशा को एक रिकॉग्निशन दिला सके या फिर उससे कुछ पैसे ऐड करते। यहाँ तक कि एक अमेरिकन सिटी नेवाक के मेयर के साथ भी इन्होंने सिस्टर सिटी पार्टनरशिप की। थोड़े दिनों बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चला कि इस तरह की कोई भी कंट्री एक्सिस्ट ही नहीं करती है तो उन्होंने इस ट्रीटी को खारिज कर दिया। नित्यानंद आज भी इक्वाडोर में मौजूद है और उनकी लाइफ आज भी कंट्रोवर्सी से भरी है। सोचने वाली बात यह है कि एक शख्स जिसके ऊपर इतने सारे इल्जाम है, जो कि भारत में इतने लोगों का गुनहगार है, ना सिर्फ उस पे रेप के चार्जेस है बल्कि उसने फाइनेंशियल फ्रॉड भी अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोगों के साथ किए हुए हैं। भारत सरकार इसके लिए क्या करती है और कब नित्यानंद को भारत वापस लाया जाएगा, और इनको अगर वापस लाया जाएगा तो क्या इनके ऊपर फेयर ट्रायल हो सकता है?